हेलो एंड वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स क्लासेस। अगर करंट अफेयर्स आपकी प्रिपरेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है तो जुड़ जाइए हमारे साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। लेके आता हूँ मैं डेली करंट अफेयर्स। सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स हो सकते हैं वो हम कवर करते हैं। आज हम 24 जुलाई के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड जो चीज़ें हैं। इसके अलावा मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो सिर्फ आपका जो इस बार का एनुअल बजट आया है, जिस तरह से आपका रिस्पांस रहेगा उसके ऊपर भी उसके एक्सप्लेनेशन को प्रॉपर डिटेल में मेंशन करते हुए आपके लिए एक वीडियो लेके आया जाए। चलिए पहले न्यूज़ पे चलते हैं, जो कि है चाइना, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया मेड द मोस्ट गेन्स इन फॉरेस्ट एरिया। एज वी ऑल नो फॉरेस्ट आर एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। अगर हम बात करते हैं और आज के समय में आप देखिए जहां हर एक समिट के अंदर, चाहे कोई भी वर्ल्ड लेवल की जो मीटिंग हो रही है, बड़े बड़े जो डिप्लोमेट हैं वो ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं। क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसको कैसे एक तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, स्टेबल किया जाए, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। और उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसका? फॉरेस्ट का। सो इंडिया हैज़ मेड अ ग्रेट प्रोग्रेस इन प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट फ्रॉम 2010 टू 2020, यानी लगभग अगर 10 साल का ये हम रिकॉर्ड देखें तो हमने लगभग 10 सालों में फॉरेस्ट को कितना कंजर्व कर लिया है, उसमें एक अच्छा कदम निभाया है। अगर देखा जाए तो लगभग 2,66,000 हेक्टेयर्स ऑफ न्यू फॉरेस्ट विल बी एडेड ईच ईयर, कि कहा गया है कि इतना फॉरेस्ट ऐड हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात आती है तो इंडिया एक ऑब्जेक्टिव के साथ चल रहा है कि 2030 तक ऐसा है कि 33% हम फॉरेस्ट जो है कवर कर लें, जो हमारा लैंड एरिया है। लेकिन अभी हम इससे दूर हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO के द्वारा कहा जा रहा है यहाँ पे, दिस मेक्स इंडिया द थर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट एरिया ग्रोथ। जिस तरीके से, जिस तेज़ी से हम ग्रो कर रहे हैं आज के समय में, फॉरेस्ट एरिया कवर करने में हम तीसरे नंबर पे आ गए हैं। ठीक है, तो एक प्रोग्रेस देखने को मिला है। इसमें जो लीड कर रहा है वो है चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया। दे हैव इंक्रीज देयर फॉरेस्ट एरियाज बाय 19,37,000 एंड अगर बात करते हैं 4,46,000 हेक्टेयर्स रिस्पेक्टिवली। इस तरीके से लगभग चाइना और ऑस्ट्रेलिया ने अपने इस फॉरेस्ट कवर को ग्रो किया है। ठीक है, अदर कंट्रीज इन द टॉप 10 इंक्लूड, इसी के साथ चीन है, वियतनाम है, तुर्की है, द यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, इटली, रोमानिया। ये वो 10 कंट्रीज़ हैं इसके बाद जिन्होंने आगे प्रोग्रेस किया है फॉरेस्ट कवर के मामले में। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया फॉरेस्ट एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होता ही है। आप सबको पता है फॉरेस्ट के थ्रू क्या होता है कि क्लाइमेट कंडीशन जो होता है वो स्टेबल मेंटेन रहता है, ऑक्सीजन की कमी नहीं होती, इसके अलावा ग्रीन कवर मेंटेन रहता है। सो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। FAO की स्टडी बताती है कि रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन हैज़ गॉन डाउन सिग्निफिकेंटली इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इट सेज दैट कि पीपल आर नाउ मच मोर अवेयर एंड दे आर अंडरस्टैंडिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। एंड इसीलिए अगर हम देखें तो सिग्निफिकेंटली ये जो चीज़ है डिफॉरेस्टेशन वो नीचे गया है। ठीक है, in 2023 the rainforest in Indonesia shrank by 8.4% and rainforest in Brazil Amazon shrank by shocking 50%। सबसे बड़ी चीज़ देखने को मिल रही है कि इंडोनेशिया के अंदर रेन फॉरेस्ट जो हैं वो घट गए हैं 8.4% की दर से। वहीं पे ब्राज़ील के जो अमेज़न फॉरेस्ट हैं, जिनको लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है, ठीक है, वो लगभग 50% की दर से क्या हुए, डिक्रीज़ हुए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। ठीक है, रेन फॉरेस्ट की हम केवल बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्लाइमेट चेंज मेक्स वुड्स मोर वल्नरेबल टू वाइल्ड फायर्स एंड पेस्ट। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आप देखिए टेम्परेचर जो है अर्थ का वो इंक्रीज़ करता जा रहा है, जिसके कारण अब जो वाइल्ड फायर होते हैं, आपने फॉरेस्ट फायर के बारे में सुना होगा कि जंगलों में आग लग जाती है और उसको बुझाना इतना आसान नहीं होता है। ऑस्ट्रेलिया में, कोलंबिया में आए दिन समर सोलिस्टिस जब होता है तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो उस चीज़ पे भी अब काबू करने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन फिर भी उसमें इंक्रीमेंट हुआ है। 2023 वाइल्ड फायर्स आर एक्सपेक्टेड टू रिलीज 6,687। अब जब वाइल्ड फायर होता है तो सिर्फ फॉरेस्ट ही हमारे नहीं ख़त्म होते हैं, इसके अलावा बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है, विच इज़ अगेन एन हार्मफुल गैस, ग्रीन गैस। अगर हम बात करते हैं, क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करते हैं उसमें, तो 6,687 मेगाटन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एयर, राइट। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1945 में
एंड लगभग 194 मेंबर कंट्रीज जो हैं इसके जुड़े हुए हैं। ये वर्ल्ड लेवल के FAO की हम बात कर रहे हैं। इंडिया का फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन अलग है, ठीक है। और साथ में इसमें यूरोपियन यूनियन भी इंक्लूडेड है अलॉन्ग विद द 194 कंट्रीज। कैन एनीबडी टेल मी, कमेंट बॉक्स में क्या आप लिख के मुझे ये बता सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन में प्रेजेंट टाइम में कितने कंट्रीज हैं, ठीक है। मेंबर्स ऑफ कंट्रीज मतलब टोटल नंबर्स ऑफ कंट्रीज इन यूरोपियन यूनियन। FAO का जो हेडक्वार्टर है वो रोम इटली के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। स्पेशलाइज्ड एजेंसी के रूप में, जो कि यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, इट इज़ डेडिकेटेड टू लीडिंग इंटरनेशनल एफर्ट्स टू डिफीट हंगर एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी वर्ल्ड वाइड। क्योंकि फॉरेस्ट भी हंगर फूड सिक्योरिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हंगर मतलब हंगर को ख़त्म करने का, ठीक है। FAO प्ले ए की रोल इन कम्बैटिंग हंगर एंड इम्प्रूविंग न्यूट्रिशन थ्रू ग्लोबल इनिशिएटिव, जैसे कि जीरो हंगर गोल लेके चल रहा है फूड और एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सेकेंड न्यूज़ पे आते हैं। इट इज़ रिलेटेड टू नीति आयोग एंड वीपो। वीपो के बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, जिन्होंने न्यू पार्टनरशिप किया है किस लिए, इनोवेशन इन ग्लोबल साउथ, कि जो ग्लोबल साउथ जो एक तरह से डेवलपिंग कंट्रीज़ कही जाती हैं, ग्लोबल साउथ का पार्ट बनती हैं, ठीक है। और यहाँ पे इनोवेशन को और इन्हेंस करने के लिए नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और वीपो क्या है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इन लोगों ने मिलके कोऑपरेट करने की बात कही है, पार्टनरशिप की बात कही है। तो इससे क्या होगा, इट इज़ ऑल अबाउट इंटेलेक्चुअल पीपल जो हैं उनको और ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करना। इंटेलेक्चुअल मतलब कि जो लोग नए आइडियाज़ कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, इट में भी रिलेटेड टू क्लाइमेट को बचाने की बात हो जाए, या फिर ऐसी मशीन्स डेवलप करने की बात की जाए जो आगे चल के ह्यूमन के लिए हेल्पफुल तो हैं ही, प्लस इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हैं। तो ये सब लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। एंड टू जॉइंटली बिल्ड सूटेबल प्रोग्राम्स टू प्रमोट इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर ग्लोबल साउथ। तो एग्रीमेंट जो है ये साइन किया गया है वीपो and it aims in New Delhi on 22nd WIPO and AIM in New Delhi और in the presence of Union Minister for Education। कौन है इस समय यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, दैट इज़ धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। ये वहाँ पे प्रेजेंट थे। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन हो जाते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, ठीक है। वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी एंड डॉक्टर चिंतन वैष्णव जो है ये भी इसमें इंक्लूडेड है। मिशन के डायरेक्टर हैं, कौन से मिशन के, अटल इनोवेशन मिशन, जो भारत में चलाया जा रहा है, ताकि जो एंट्रप्रेन्योर हैं, जो न्यू आइडिया न्यू कॉन्सेप्ट के साथ जो लोग हैं, उनको एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए, एक ऐसा माहौल देश के अंदर तैयार किया जाए कि क्रिएटिविटी को ज़्यादा मौका मिले, ठीक है। इन कोलैबोरेशन विद AIL द वीपो विल रेप्लिकेट इंडियाज़ इनोवेशन मॉडल्स इन कंट्रीज ऑफ द ग्लोबल साउथ दैट आर एट द सेम लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज इंडिया। तो यानी जो भारत के साथ ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर कोलैबोरेट करके एक तरह से इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। इट विल एम टू इन्हेंस अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स in these countries from the school level onwards, which will boost innovation in these countries and lead to inclusive and sustainable economic growth। देखिए बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। आज जो भी टेक्नोलॉजी हम देख रहे हैं किसी ना किसी इंटेलेक्चुअल पर्सन की उसमें माइंड रहा है। इसी तरह ये सब जो लोग होते हैं ये देश को प्रोग्रेस करने में और देश को आगे बढ़ाने में इनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। सो दैट्स वाई यहाँ पे जब बात आती है इंटेलेक्चुअल लोगों की तो उनकी राइट्स को भी सेव करके रखने की ज़रूरत है। स्कूल के लेवल से ही उनको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। अटल इनोवेशन मिशन क्या है, इट इज़ एन ऑटोनॉमस बॉडी ऑफ नीति आयोग दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2016। अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ ए फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट अ कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन द कंट्री, कि ज़्यादा से ज़्यादा नए बिजनेस ओपन हों, ठीक है। जो लोग नए आइडियाज़ के साथ आ रहे हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इट इज़ अ यूनाइटेड नेशन एजेंसी सेटअप इन 1967। जैसे अभी आपने FAO देखा और उसके इस्टेब्लिशमेंट के बारे में पढ़ा, वैसे ही वीपो की हम अगर बात करते हैं तो ये एक यूनाइटेड नेशन की ही एजेंसी है जिसको 1967 में इस्टेब्लिश किया गया और इट प्रमोट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वर्ल्ड वाइड एंड हेल्प्स गवर्नमेंट्स, बिजनेस एंड सोसाइटी रियलाइज द बेनिफिट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के क्या बेनिफिट हो सकते हैं।
इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में देखने को मिलेगा। और इस समय जो डायरेक्टर जनरल हैं वीपो के वो हैं डैरेन टैंग। टोटल 193 कंट्रीज़, जो कि नंबर ऑफ कंट्रीज़ मेंबर्स हैं किसकी, यूनाइटेड नेशन की भी वो मेंबर्स हैं इसकी वीपो की, ठीक है। थर्ड न्यूज़ इज रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट, न्यू अपॉइंटमेंट, एंड इट इज़ ऑफ केवी सुब्रमण्यम। ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ फेडरल बैंक ऑफ फॉर 3 ईयर्स। कि फेडरल बैंक जो कि सेंट्रल बैंक से हमारा जुड़ा होता है पूरी तरह से, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए हैं कौन, केवी सुब्रमण्यम, ठीक है। सो कोची बेस्ड जो प्राइवेट सेक्टर बैंक, अच्छा एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो कंट्रोल किया था आरबीआई की अगर हम बात करते हैं, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक आता है फेडरल बैंक का जो पार्ट है। तो उन्होंने अनाउंस किया है कि ये जो प्राइवेट फेडरल बैंक है, प्राइवेट सेक्टर का जो फेडरल बैंक है, इस अपॉइंटमेंट ऑफ कृष्ण वेंकट सुब्रमण्यम एज द न्यू एमडी एंड सीईओ, ठीक है। ही विल सक्सीड श्याम श्रीनिवासन, जो इससे पहले यहाँ पे एमडी और सीईओ की पोजीशन होल्ड करके रखे हुए थे, ठीक है। इनको ये सक्सीड करेंगे। अकॉर्डिंग टू द फेडरल बैंक, केवी सुब्रमण्यम हैज़ बीन अपॉइंटेड फॉर 3 ईयर्स, कि इनको लगभग 3 साल का ये टेन्योर दिया जा रहा है। एंड इनका जो टेन्योर है वो स्टार्ट हो जाएगा 3 सितंबर 2024 से। और फेडरल बैंक according to the Federal Bank, the Reserve Bank of India approved the name KV Subramaniam as the Managing Director and Chief Executive Officer 22nd July 2024. Section 35B of Banking Regulation Act 1949 ये क्या कहता है, अपॉइंटिंग अ चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक रिक्वायर्स द आरबीआई अप्रूवल, की एक किसी भी इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए अप्रूवल की ज़रूरत पड़ जाती है किसकी, आरबीआई की। ये कहा गया है सेक्शन 35 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के द्वारा, ठीक है। फेडरल बैंक के बारे में क्या कह सकते हैं हम, फेडरल बैंक जो है इट वाज इस्टेब्लिश्ड एज त्रावणकोर फेडरल बैंक की हम बात करते हैं, इसकी इस्टेब्लिशमेंट इस तरीके से हुई थी, त्रावणकोर फेडरल बैंक लिमिटेड, और ये हुई थी 23 अप्रैल 1931 में। फिर बैंक इसी को वापस रीनेम कर दिया गया फेडरल बैंक लिमिटेड दिसंबर 1949 में, एंड बैंक बिकेम अ शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक इन जुलाई 1970। इसका हेडक्वार्टर है अलुवा, कोची, केरल के अंदर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। अभिनव बिंद्रा जो कि फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट थे ओलंपिक के अंदर भारत की तरफ से, इनको ये आईओसी की तरफ से ऑनर दिया गया है फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विस टू ओलंपिक मोमेंट, इस तरीके से ये अवार्ड दिया गया है। और ये अवार्ड बहुत स्पेशल होता है। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हैज़ अवार्डेड इट्स प्रेस्टिजियस ओलंपिक ऑर्डर, इनको ओलंपिक ऑर्डर दिया गया है टू द एस इंडियन शूटर अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा का जो आउटस्टैंडिंग सर्विस रहा है टू द ओलंपिक मूवमेंट एंड विल बी बेस्टोड ऑन हिम ऑन 10 अगस्त 2024। आप जानते हैं कि ये हमारे देश से पहले इंडिविजुअल इवेंट के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट लाने वाले प्लेयर थे शूटिंग के अंदर, और क्योंकि इन्होंने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया है, ओलंपिक को बहुत प्रमोशन मिला है इनके थ्रू, तो उस चीज़ के लिए इनको ऑनर किया गया है। इससे पहले अगर हम बात करते हैं गोल्ड मेडल ओलंपिक में, तो हमारा एक ही गोल्ड मेडल था अभिनव बिंद्रा से पहले ओलंपिक के अंदर, वो था हॉकी के अंदर, और वो टीम गेम हो जाता है। तो इंडिविजुअल लेवल पे पहले गोल्ड मेडल जीतने वाले थे अभिनव बिंद्रा। बाकी आप सबको पता ही होगा कि आज के समय में, ठीक है, फ्रांस के अंदर पेरिस में 33rd समर ओलंपिक जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जो कि 26 जुलाई से स्टार्ट होगा और लगभग 11 अगस्त तक चलता रहेगा कंटिन्यूअसली। ओलंपिक जो कि वर्ल्ड वाइड लेवल पे सबसे बड़ा ग्लोबल इवेंट होता है स्पोर्ट्स के और गेम्स के मामले में। अभिनव बिंद्रा पहले इंडियन एथलीट थे, ये मैंने आपको बता दिया। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में, राइट। बिंद्रा से पहले हमारी केवल एक गोल्ड मेडल था, वो भी मेंस हॉकी इवेंट के अंदर था, जो कि एक टीम गेम होता है, ठीक है। ये पहले ऐसे इंडियन एथलीट थे टू डोनेट हिज गोल्ड मेडल विनिंग स्पोर्ट इक्विपमेंट टू द ओलंपिक म्यूजियम इन लुआसेन स्विट्जरलैंड, कि पहले ऐसे इंडियन एथलीट बने जिन्होंने अपना गोल्ड मेडल जो था और जो स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट थे वो ओलंपिक म्यूजियम में डोनेट कर दिए थे, जो कि कहाँ है, लुज़ाने स्विट्जरलैंड में, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। इट इज़ रिलेटेड टू आइजवाल टू बिकेम 4th स्टेट कैपिटल इन नॉर्थ ईस्ट टू हैव अ रेल लिंक, ठीक है। एज यू ऑल नो द टेरेंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो हमारा है, पहाड़ हैं, वैलीज़ हैं और बहुत दुर्गम इलाका है, तो इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर द रेलवे ट्रैक्स। लेकिन अब धीरे धीरे वहाँ पे भी कनेक्शन जो है बनाया जा रहा है, रेलवे कनेक्शन। और उसी में अगर हम देखें
तो किसी स्टेट के 4th स्टेट कैपिटल के रूप में आइजवाल को अब कनेक्ट कर दिया गया है, असम से कनेक्ट किया गया है। मैं बताऊंगा आपको। सिटी ऑफ आइजवाल इन मिजोरम विल बी द 4th कैपिटल इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू हैव ट्रेन सर्विस बाई जुलाई 2025 की 2025 तक ये चालू हो जाएगा, ठीक है, रन करने लगेगा। तो करेंटली गुवाहाटी, अगरतला और नाहरलगुन जो जगह है ये सारी कनेक्टेड है इस समय रेलवे नेटवर्क से, और अब उसमें आइजवाल भी शामिल हो गया है। तो कहाँ से कहाँ तक ये रेलवे प्रोजेक्ट बनेगा? ये बैराबी साइरांग रेलवे प्रोजेक्ट जो है ये स्टार्ट होगा बैराबी असम से और जाएगा कहाँ? साइरांग मिजोरम तक, और जो कि लगभग 52 किलोमीटर का लॉन्ग ट्रैक होगा ये। दिस प्रोजेक्ट विच स्टार्टेड इन 2008-2009, मतलब सोचिए आज के कम से कम 12 साल पहले, ठीक है, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था और जिसका कॉस्ट है 8,213.72 करोड़। इट इज़ मीन टू इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन इन एरिया। ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव होगा, कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा। आइजवाल के बारे में हम बता दें थोड़ा सा कि ये एक इंडियन स्टेट मिजोरम का क्या है, मेन सिटी है, और 1132 मीटर्स अबाउ सी लेवल हिमालयाज में ये बसा हुआ है। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इट वॉज पार्ट ऑफ लुसाई हिल्स डिस्ट्रिक्ट का ही एक पार्ट था, और बाद में ये एक टाउन बन गया 1890 के अंदर। सिटी इज़ फेमस फॉर इट्स लाइवली कल्चर विच कम्स मोस्टली फ्रॉम द मीज़ो पीपल, मिजोरम के जो लोग हैं उनसे, ठीक है। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और इसके बाद मैं आपको बोलता हूँ कि कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जिनके ऊपर आपको रिसर्च करना चाहिए जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल है, जैसे हाउ इंडियाज़ स्पेस एजेंसी स्लोली बिकमिंग अ ग्लोबल फेवरेट। इसरो का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, आप देखेंगे स्पेस वर्ल्ड में। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रल सिस्टम इन इंडिया, कि इलेक्ट्रल सिस्टम से आप क्या समझते हैं। करंट लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस क्या है भारत के अंदर, और व्हाट आर द की फैक्ट्स रिलेटेड टू सुएज कैनाल। सुएज कैनाल न्यूज़ में बहुत रहता है, ठीक है। और नाटो क्या है, जो रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है उसमें नाटो का क्या रोल प्ले है, ये सारी चीज़ें आपको सर्च करनी चाहिए। आज जो हमने पढ़ा उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि सारी चीज़ें एक बार फिर से कवर हो जाएं। बहुत फास्ट तरीके से मैं चलूँगा। आपको कमेंट बॉक्स में जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं इसके आंसर करने हैं, अपने आप को रीचेक करना है कि वेदर यू आर एबल टू ग्रैस्प ऑल द आंसर्स और नॉट। अकॉर्डिंग टू द फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट एरिया ग्रोथ की। आज भारत का क्या रैंक है अगर FAO के द्वारा हम देखें तो ये 3rd रैंक पे है, चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बाद। वेयर इज़ द FAO ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर लोकेटेड, ये इसका आंसर आप करेंगे, इसका आंसर मैं नहीं करूँगा। कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर कर दीजिए कि क्या होगा, ठीक है। व्हेन वाज फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश, इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था? इज इट इन 1930, राइट। विच इज़ द नोडल एजेंसी ऑफ अटल इनोवेशन मिशन। अब इट इज़ नॉट करेक्ट, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, आप बताइए वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, ठीक है। विच इज़ द नोडल एजेंसी ऑफ अटल इनोवेशन मिशन, इसमें नोडल एजेंसी कौन सी है, ठीक है, ये होगी नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप कौन है? बहुत न्यूज़ में है, धर्मेंद्र प्रधान। बहुत सारे क्वेश्चन इनको लेके किया गया है, जो पेपर लीक वाला नीट का मामला है, ठीक है, UGC नेट का मामला है, वो सारी चीज़। वर्ल्ड प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर कहाँ पे है? क्या ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है? बिल्कुल बता दीजिए। अगेन राइट डाउन द आंसर इन कमेंट बॉक्स, दिस इज फॉर यू ओनली। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ फेडरल बैंक, किसको अपॉइंट किया गया है? KV सुब्रमण्यम। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फेडरल बैंक, फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? यू विल फाइंड द हेडक्वार्टर ऑफ फेडरल बैंक इन कोची, केरल, राइट। Who is the first Indian athlete to be honored with the International Olympic Committee's Olympic Order? ओलंपिक ऑर्डर से किस इंडियन एथलीट को ऑर्डर एक तरह से ऑनर किया गया है? अभिनव बिंद्रा, ठीक है, जो कि फर्स्ट इंडियन एथलीट थे गोल्ड मेडल लाने वाले, और विन एन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल, ये तो मैं आपको आंसर बता दिया अगेन, अभिनव बिंद्रा। और कौन सी सिटी है जो 4th स्टेट कैपिटल के रूप में नॉर्थ ईस्ट में रेलवे लिंक अब वहाँ पे कनेक्ट करने जा रहा है? तो ये है आइजवाल मिजोरम, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप दिस सेशन इज़ हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको ये फ्रूटफुल लग रहा है तो बिल्कुल चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे अपडेट्स और डेली करंट अफेयर्स मैं आपके लिए लेके आता रहूँ। थैंक यू, बाय बाय।